हेलो गाइस, मैं हूं सदाम लेनार्डो कैप और आज का जो वीडियो होने वाला है वो क्वांटम मैकेनिक्स सीरीज़ पे होगा। और ये जो है फर्स्ट वीडियो हम लॉन्च करने वाले हैं जिसमें हम बात करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, द बिगिनिंग ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है ना। तो आज हम सीखेंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स की ओरिजिन कैसे हुई, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ इट, और इसका पूरी तरह से मतलब क्या होता है। बट मैं कोई भी एक्सपेरिमेंटल चीज़ों पे बात नहीं करूँगा। मैं इसकी बहुत ज़्यादा फिलोसॉफिकल जो इसमें दुविधाएं हैं उसके बारे में मैं बात नहीं करूँगा। जो भी परेशानियां हैं क्वांटम मैकेनिक्स की फिलोसॉफिकल को लेके, किस तरह से मेजरमेंट करते हैं या क्या मुद्दा और सामने आता है, उसके बारे में मैं आज बात नहीं करूँगा। मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि क्वांटम मैकेनिक्स किस तरह से क्लासिकल मैकेनिक्स से डिफरेंट है। तो पहले हम उस चीज को एड्रेस करते हैं, हाउ क्वांटम मैकेनिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम क्लासिकल मैकेनिक्स। और क्लासिकल मैकेनिक्स में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये आता है कि यू डोंट केयर हाउ टू मेजर थिंग्स। ठीक है ना। हम क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या करते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स की बात कर लें या फिर क्लासिकली जो भी हम काम करते हैं इन डे टू डे लाइफ, वहाँ मेजरमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते नहीं है। सपोज कि हमें कोई चीज़ मेजर करना हुआ, इंची टेप लेके आओ या फिर लाइट लेके आओ, उससे हम क्या करते हैं, मेजरमेंट कर लेते हैं। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में जो मेजरमेंट का प्रॉब्लम है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इससे ही हमें एड्रेस करना है कि हम मेजरमेंट कैसे करेंगे। और मोर ओवर जो पूरी क्वांटम मैकेनिक्स की जो पिलर है वो किस पे खड़ी हुई है, वो खड़ी हुई है मेजरमेंट पे। बेसिकली फिजिक्स का एक ही मकसद होता है। फिजिक्स का मकसद क्या होता है? फिजिक्स का मकसद होता है कि आप में आपके पास कोई एक कोई आइडियाज़ हैं जिससे हम मेजरमेंट कर सकें। कहने का मतलब क्या है कि सपोज कोई चीज़ें हो रही है, अगर हम उसको एक्सपेरिमेंटली एविडेंट हमें चाहिए कि कोई चीज़ हो रही है, मेरे पास कोई आइडिया है, क्या ये सही है या नहीं है, मेरे को एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ेगा। और एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं, चीज़ों को मेज़र करते हैं। और सबसे बड़ी परेशानी आती है यहाँ पे कि हाउ टू मेज़र द क्वांटम मैकेनिकल ऑब्जेक्ट्स। और आज भी लोग इस चीज़ को, इस प्रॉब्लम के साथ झेल रहे हैं, खुद को इस प्रॉब्लम में खुद को पा रहे हैं कि कैसे हम मेजरमेंट को हैंडल करें। तो कहने का मतलब क्या है कि पहले सेगमेंट में हम बात करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स क्लासिकल मैकेनिक्स से डिफरेंट कैसे है। सेकंड हम बात करेंगे मेजरमेंट क्या है और इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं। थर्ड चीज़ हम बात करेंगे कैसे क्वांटम मैकेनिक्स, बेसिकली जो हम स्टडी करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स, इट इज़ नथिंग बट स्टैटिस्टिक्स हैं, किस तरह से स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे रोल प्ले करता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जितनी मैं बात बोल रहा हूँ, ये इसका पूरा का पूरा कोर होने वाला है। तो अगर आपको समझना है क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में तो आप पूरे वीडियोस को देखें। और इसे मैं लॉन्च करूंगा पार्ट वाइज, सारे के सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। हम बात करने वाएंगे किस तरह से हम वन डायमेंशनल प्रॉब्लम, वन डायमेंशन जो इन्फिनिट बॉक्स है, ठीक है ना, बॉक्स के अंदर आपकी पार्टिकल्स रखी हुई है और वो पार्टिकल्स में कोई मूवमेंट है, तो हम किस तरह से एनर्जी मेजरमेंट कर सकते हैं, मोमेंटम मेजरमेंट कर सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेव फंक्शन इन क्वांटम मैकेनिक्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइगन वैल्यूज इन क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है ना। इससे पहले भी वैसे मेरे पास मैंने क्वांटम मैकेनिक्स में कुछ वीडियोस बना रखी है, 7 या 8 वीडियोस हैं, आप उसे देख सकते हैं, मैं उसका लिंक दे दूंगा। वहाँ मैंने बात किया है कि किस तरह से आप कंप्यूटर की मदद से आप सिमुलेशन कर सकते हैं या फिर कंप्यूटर की हेल्प से आप कंप्यूटर कोड लिख के आप क्वांटम मैकेनिक्स के जो श्रोडिंगर इक्वेशन है उसे सॉल्व कर सकते हैं। बहरहाल मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी कह दी कि अगर कोई नया बंदा होगा तो उसे समझ नहीं आएगा कि यार ये वेव फंक्शन क्या है, आइगन वैल्यूज़ क्या है, ये सिमुलेशंस की क्या बात करते हैं। ठीक है ना। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पे कह दिया। जब मैं बात करता हूँ क्लासिकल मैकेनिक्स पे और मैं बात करता हूँ क्लासिकल मैकेनिक्स से हम क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ जाते हैं, तो ये जो रोड है वो इतना आसान नहीं होता। ठीक है ना। वो रोड ऐसा नहीं होता कि मैं यहाँ से किसी एक पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, बी पे गया और बी से फिर मैंने सी पे चला गया, ये इतना भी आसान नहीं है। अगर मैं इसकी हिस्टोरिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को देखूं तो क्लासिकल मैकेनिक्स की जो शुरुआत है वो तो बहुत पहले हो चुकी थी एरिस्टोटल से। बट इसकी जो पूरी मैथमेटिकल बिल्डिंग ब्लॉक शुरू हुई वो कहाँ से शुरू होती है, वो शुरू होती है न्यूटन से। और न्यूटन ने हमें 3 लॉज दिए,
इक्वेशंस ऑफ मोशंस के रिलेटेड, जहां पे हम समझते हैं सेकंड लॉ हमें यह कहता है कि अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया तो उसका मास जो है वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, जिसे हम कहते हैं मोशन ऑफ इनर्शिया विच इज m, एंड आपके पास क्या होती है, वो जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सेलरेट होनी शुरू होती है। दैट इज योर सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और सेकंड लॉ को अगर मैं डिफाइन करूं कि फोर्स क्या है, फोर्स इज बेसिकली द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम और इज इक्वल टू m टाइम्स a। तो जो मोमेंटम होता है वो पैदा कहां होता है, उस ऑब्जेक्ट में पैदा होता है जहां पे आप फोर्स डालते हो। तो बेसिकली जो भी मास है, जो मास यहां पे क्या काम करता है, एक किसकी तरह काम करता है, ये एक इनर्शिया की तरह काम करता है, रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। और जो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम होती है, जो उसका एक्चुअल मास होता है, वो भी क्या होता है, बिल्कुल सेम ही होता है। तो dv ओवर dt इज इक्वल टू m टाइम्स a। m हैपन टू बी सेम, और आप भी बोलोगे यार ये हैपन टू बी सेम क्यों होता है, तो इसे मैं अभी समझाऊंगा नहीं कि क्यों होता है। तो a इज इक्वल टू dv ओवर dt, और सिमिलरली d2x ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू a। ठीक है, तो ये आपकी एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, जिसकी मदद से हम सॉल्व कर सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो ट्रेजेक्ट्री होगा, सपोज वो मूव कर रहा है किसी पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ, तो उसका ट्रेजेक्ट्री किस तरह का होने वाला है इफ इट इज अंडर सम काइंड ऑफ एन एक्सेलरेशन। ठीक है ना, हम ये एक्सेलरेशन कह सकते हैं यहाँ पे, या फिर ये जो एक्सेलरेशन है वो बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल फोर्स आता होगा, कुछ भी है। तो इस ऑब्जेक्ट में या इस बॉडी में जो भी एक्सेलरेशन पैदा होगा वो क्या करेगा, वो एक ट्रेजेक्ट्री को जन्म देगा या वो एक ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करेगा। और उस ट्रेजेक्ट्री को हम कहां से फिगर आउट कर सकते हैं, d2x ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू a। तो इन नेट सेल आप कह सकते हो क्लासिकल मैकेनिक्स में, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ मोशन वी हैव द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ d2x ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू a। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहली चीज यह है कि आपको चाहिए होगा इनिशियल कंडीशंस। इनिशियल कंडीशंस क्या होता है, पहले आपको यह प्रोवाइड करनी होगी कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोजीशन एट टाइम इज इक्वल टू 0। पहली चीज ये है। उसके बाद आपको दूसरी चीज प्रोवाइड करनी पड़ सकती है कि व्हाट विल हैपन एट मे बी सम टाइम t इज इक्वल टू t प्राइम, इसके क्या होगा। तो इस तरह के इनिशियल कंडीशंस को हम कहते हैं बाउंड्री कंडीशंस। ठीक है, उसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ इनिशियल कंडीशंस इस तरह से होती है कि मान लें कि एक टाइम इनिशिएशन मैंने कर दिया, कोई एक वैल्यू x नॉट पकड़ लेते हैं, और आपको ये बोल सकता है कि डेरिवेटिव ऑफ x, ठीक है ना, या फिर x डॉट पकड़ लिया dx बाई dt एट सम टाइम 0 क्या है, लेट्स से y है। और वहां से आप इस पूरे के पूरे इक्वेशन का सॉल्यूशन आप दे सकते हैं। तो कहने का मतलब यहां पे हमारे पास दो टाइप की इनिशियल कंडीशंस हो गए। एक तो हो गई कि आपने एक बाउंड्री बना दिया कि भाई देखो भाई, पहले मेरा जो पोजीशन था एट टाइम t इज इक्वल टू 0, और फाइनली क्या होना चाहिए, इसका जो पोजीशन होना चाहिए वो x ऑफ t प्राइम पे ऐसा होना चाहिए, मैंने पहले फिक्स कर दिया। ठीक है ना, कहने का मतलब एक मैंने बाउंड्री डाल दिया कि ये बाउंड्री के अंदर कोई क्लोज है। कहने का मतलब सपोज आप एक बॉल ले आ रहे हो और किसी ने क्या कर दिया, बॉल पे एक वेलोसिटी मार दिया, तो आप ये कह सकते हो कि जब बॉल यहां को हिट करेगी, इसकी क्या होगी, पोजीशन मैंने दिखा दी कि ये पोजीशन x इज इक्वल टू 0 है, तो मे बी सम वेलोसिटी होगा, और यहाँ पे जब आएगी तो एट टाइम t पे यहाँ आ जानी चाहिए। अब बताएं कि इसके बीच जो बॉल का जो डायनेमिक्स होगा वो डायनेमिक्स कैसा होगा, ये आपको फिगर आउट करना है। सो देयर इज मोर लाइक, ये आपको बाउंड्री कंडीशंस देता है। उसके अलावा आपको ये फिक्स करता है, दूसरी चीज आपको फिक्स करता है कि मान लेते हैं कि यहां से मेरे को बॉल फेंकना है और उसके पास कुछ इनिशियल कंडीशंस है कि अगर ये x 0 पे होगा तो उसके पास पोजीशन इतनी होगी, और अगर इसके पास मैं डेरिवेटिव कर दूं, मींस डेरिवेटिव क्या होता है, वेलोसिटी होती है, तो इसकी वेलोसिटी सपोज समथिंग है, तो अब आपको बताना है कि लेटर टाइम में जो ये पूरे का पूरा डायनेमिक्स प्ले होगा वो किस तरह से प्ले होगा। और कभी कभी क्या होता है कि हमारा सिस्टम जैसे जैसे हम इनिशियल कंडीशंस को चेंज करेंगे, हमारा जो सिस्टम का इवोल्यूशन होगा वो बिल्कुल ही चेंज होता रहेगा। तो ये एक बहुत ही टेक्निकल पॉइंट है समझने की। ठीक है, तो कहने का मतलब ये क्लासिकल मैकेनिक्स में हमें, अगर हमने बॉल को फेंका है तो हम लोग इस इक्वेशन की हेल्प से ये इजीली फिगर आउट कर सकते हैं कि एट सम टाइम क्या होने वाला है। ठीक है ना, अगर हमारे पास ये सारी चीजें दी हुई है तो हम इजीली फिगर आउट कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा सिस्टम्स इवॉल्व कर सकता है। बट क्वांटम मैकेनिक्स में चीजें ऐसी नहीं होती है, और क्वांटम मैकेनिक्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही होती है कि वी कैनॉट टेल
अगर t इज इक्वल टू 0 पे कोई चीज हो है, आई डोंट नो व्हाट हैपेंस एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, मैं ये नहीं कह सकता। अगर मैंने ये कह दिया कि t इज इक्वल टू 0 पे किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, x प्राइम पे है, मैं इसे एग्जैक्टली नहीं कह सकता कि वो सही माने में x प्राइम पे है। क्या पता t इज इक्वल टू 0 पे वो x प्राइम होने के साथ साथ x डबल प्राइम में भी हो सकता है। ऐसी भी चीजें हैं। मीन्स कि अगर t इज इक्वल टू 0 पे कोई बंदा कह रहा है कि ये इसे यहां होना पड़ेगा, तो दूसरा बंदा ये कह सकता है कि ना भाई, ये चांस यहां भी है कि ये बंदा ये चीज जो यहां देख रहे हो वो यहां भी हो सकता है। तो कहने का मतलब चीजें बहुत ही वियर्ड होती है। और लोग कहते हैं ना, क्वांटम मैकेनिक्स को समझना आसान नहीं है। बिल्कुल, अगर आप उसे अपने दिमाग से विजुअल करना चाहते हैं तो बिल्कुल आसान नहीं है, ठीक है ना। और क्वांटम मैकेनिक्स जब आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप हर एक चीज़ों को भूल जाएं कि आप क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या पढ़े हैं। मतलब ये क्या बेवकूफ़ बनती है, ठीक है ना, कि हमने एक चीज़ पढ़ा क्लासिकल मैकेनिक्स, हमने ऑर्बिट्स को फाइंड आउट किया, हमने हर एक चीज़ को देखा, हमने सैटेलाइट आज हम भेज रहे हैं वो उनकी क्लासिकल मैकेनिक्स की मदद से भेज रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की, प्रोटॉन्स की, न्यूट्रॉन्स की, डिफरेंट स्मॉलर पार्टिकल्स लाइक फंडामेंटल पार्टिकल्स, क्वार्क्स की बात करेंगे, पायोन्स की बात करेंगे, तो चीज़ें वैसी नहीं हैं जैसी क्लासिकल मैकेनिक्स में होती है। और उसकी शुरुआत कैसी होती है? उसकी शुरुआत ये है कि हम किसी भी चीज़ की फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते एक्यूरेसी के साथ। हम किसी भी चीज की लोकेशन को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते एक्यूरेसी के साथ कि वो यहीं होगी। और क्वांटम मैकेनिक्स में कोई पाथ एग्जिस्ट नहीं करता। क्वांटम मैकेनिक्स में कोई पाथ एग्जिस्ट नहीं करता। मींस कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां से यहां जा रहा है, इस पॉइंट से उस पॉइंट में, तो हम ये नहीं बोलेंगे दिस कुड बी द डिटर्मिनिस्टिक पाथ। नो, देयर कुड बी इन्फिनिट पाथ एग्जिस्ट इन बिटवीन देम। देयर कुड बी इन्फिनिट पाथ एग्जिस्ट बिटवीन देम। आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि प्रॉब्लम यहां है, कहां है कि अगर कोई पार्टिकल यहां ए पे है, बिकॉज मैं ये बता ही नहीं सकता कि वो पार्टिकल एग्जैक्टली में ए पे है या फिर नहीं। सिमिलरली अगर ये पार्टिकल आप बोलो कि इस पाथ को फॉलो कर रहा है, जब मेरे को यही पता नहीं है कि ए में वो वहां एक्चुअली में मौजूद है या नहीं है, तो आप कैसे बता सकते हो कि यही सिर्फ पाथ होगा, डिफरेंट पाथ्स नहीं होंगे। और जब आप बी पे मेजर करोगे तो सेम टू सेम वही हाल आपके सामने नजर आएंगी कि जरूरी नहीं भाई कि मैंने बी पे मेजर किया तो सिर्फ वो पार्टिकल बी पे होगा, वो पार्टिकल कहीं भी हो सकता है। ये है क्वांटम मैकेनिक्स की फंडामेंटल रोरें। ये अटकाती है, तुम्हारे दिमाग को बिल्कुल चकरा देती है कि यार ये है क्या, मैं कैसे फिर डील करूंगा। तो अगर जैसा कि आप फिजिसिस्ट नहीं है, आप क्वांटम मैकेनिक्स को सीख रहे हैं, तो अब मैं बहुत ही बड़ी दुविधा में फंस गया कि यार फिर इस चीज़ को हम मैथमेटिकली कैसे दिखाएंगे, इस चीज़ को हम मैथमेटिकली किस तरह से इंटरप्रेट करेंगे। बिकॉज कि चलो भाई, न्यूटन भाई साहब ने हमें दे दिया, सर न्यूटन ने हमें दे दिया कि अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन पता करनी है या फिर ट्रेजेक्ट्री निकालनी है या फिर इक्वेशंस निकालनी है, अगर वो किसी भी इन्फ्लुएंस में होगा, कोई भी फोर्स के इन्फ्लुएंस में रहेगा, तो हमारे पास ये बेहतरीन सा इक्वेशन है निकालने के लिए। लेकिन जैसे ही हम अपने चीज़ों को सब एटॉमिक स्केल पे ले जाते हैं तो चीज़ें इतनी वियर्ड होती है, तो फिर हम क्या करें। अच्छा, जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो उसका बहुत बड़ा पार्ट केमिस्ट्री से लिंक है। अब कैसे आप बोल सकते हो केमिस्ट्री से लिंक है? बिकॉज केमिस्ट्री में हम रिएक्शंस की स्टडी करते हैं, ठीक है ना। और केमिस्ट्री जब आप पढ़ते हो तो 11th क्लास में ही आई थिंक पढ़ाया जाता है आपको एटम्स के बारे में, ठीक है ना। तो एटम्स के बारे में आप फिजिक्स में कम पढ़ते हैं और केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो एटम्स का जो पूरा थ्योरी देता है, तो कहने का मतलब कहाँ से आता है भाई? वो फिजिक्स से आता है, ठीक है। तो जो भी आप चीज़ें केमिस्ट्री में एनालाइज करते हो, इट इज़ द पार्ट ऑफ फिजिक्स, ओके। तो जो भी रिएक्शंस होती हैं वो क्वांटम मैकेनिक्स के हेल्प से आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। और केमिस्ट्री में जो आप चीज़ें देखते हो ना कि भाई देखो ये जो पी ब्लॉक है वो इस तरह का डम्बल शेप बनाता है, पी एक्स ऐसा होता है, पी वाई पी जेड इस तरह का शेप बनाएगा, ये सारे के सारे फिजिक्स की चीज़ें दी हुई है, ठीक है। इवन इफ जो रिएक्शंस, कुछ रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, उसमें आप ये कहते हो कि ये एक्सेप्शन आ गया है, उन सारे एक्सेप्शंस को आप श्रोडिंगर इक्वेशंस या फिजिक्स की हेल्प से इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं, अगर आपको ये फिजिक्स आता है तो अगर जो अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा पीटते हैं ना, यार ये केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री तो बहुत आसान होती है,
बता देता हूँ मैं, वो क्या है, फिजिक्स का एक पार्ट है। और जितनी भी वियर्ड चीज़ें होती है, वो वियर्ड चीज़ें क्यों होती है, क्यों इतनी सारे एक्सेप्शंस आपको देखने को मिलता है, बिकॉज कि आपकी जो क्वांटम मैकेनिक जिसको हम यूज़ करते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल को, वो कितना वियर्ड है, मीन्स सब एटॉमिक वर्ल्ड जो है वो कितना वियर्ड है। इसी वजह से आपके पास जो चीज़ें बदलती है ना, कि ये ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया, ये रिएक्शंस तो इसको फॉलो नहीं करता है भाई साहब। अब आप समझ रहे हैं इसी गंभीरता, ये एक्सेप्शंस क्यों क्यों नज़र आते हैं। ये एक्सेप्शंस इसलिए नज़र आते हैं बिकॉज ये इनकी देन है। ये क्वांटम वर्ल्ड जो हमारा है ना, वो क्वांटम वर्ल्ड क्लासिकल वर्ल्ड से कहीं गुना ज़्यादा डिफरेंट है। अगर मैं आपको एक क्वांटम पार्टिकल्स में चेंज कर दूं तो मेरे लिए ये बताना मुश्किल होगा देखकर कि आप कहाँ पे हो। आप कहीं भी हो सकते हो, मैं जहाँ चाहूँगा वहाँ देखूँगा और आप मुझे वहाँ दिख सकते हो, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा फंडामेंटल, यूं कह लो कि फंडामेंटल प्रोस्पेक्ट है कि अब आपको भूल जानी पड़ेगी वो सारी चीज़ें जो आपने अब तक सीख रखा है। तो F इज इक्वल टू एम ए यहां पे काम नहीं आता। ट्रेजेक्ट्री इसमें एग्जिस्ट नहीं करती, कोई ट्रेजेक्ट्री नहीं होती, इन्फिनिट ट्रेजेक्ट्री होती है। उसके बाद आपने, मैं उस चीज़ों से शुरू करता हूं जहां पे आप इन सबसे इनकाउंटर हुए हो पहले। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है ना। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आपने किसी पोजीशन को मेजर किया है तो मैंने पहले बता दिया आप परफेक्टली मेजर नहीं कर सकते, तो उसमें कुछ एरर होता है। और सिमिलरली आपने उस ऑब्जेक्ट के मोमेंटम को, मीन्स कि अगर आप किसी पोजीशन को मेजर करें एक्स में, तो उसी ऑब्जेक्ट की जो मोमेंटम होगी क्या होगी, वो पी एक्स में। मोमेंटम कौन सी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। आप जब इन दोनों के प्रोडक्ट को करेंगे तो इट इज कम आउट टू बी एच बार ओवर 2। और एच बार क्या है, एच बार इज प्लैंक कांस्टेंट। तो एच बार इज डिफाइन एच एच ओवर 2 पाई। एच इज योर प्लैंक कांस्टेंट, 2 पाई इज पाई। ये कहता है कि अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट की मोमेंटम को एग्जैक्टली बता दिया कि इस मोमेंटम की, इस ऑब्जेक्ट को, इस ये क्वांटम ऑब्जेक्ट है और हाँ इसकी जो मोमेंटम है वो एग्जैक्ट है, मीन्स के 5 मीटर पर सेकेंड है। अगर किसी भी चीज़ के मोमेंटम को आप एग्जैक्ट लोकेट कर सकते हैं तो उसमें एरर कितनी आ जाएगी भाई, एरर तो 0 हो गई, बिकॉज हमने तो कह दिया ना कि उसमें मोमेंटम क्या है, एग्जैक्ट हमने पता किया मोमेंटम 0 है। जब डेल्टा पी एक्स अगर 0 हो जाए तो डेल्टा एक्स पे क्या आएगा बात, h ओवर 0, बिकॉज डेल्टा पी एक्स कहाँ आएगा, इस तरफ आ जाएगा। एंड 1 ओवर 0 क्या होता है भाई, 1 ओवर 0 होता है इन्फिनिटी। तो कहने का मतलब यह है कि अगर किसी भी पार्टिकल का तो मोमेंटम को कैलकुलेट करना चाहो और बहुत प्रिसाइज, यानी तुमने ठान लिया है कि मैं कैलकुलेट करके रहूंगा, आई एम द जीनियस पर्सन, मैं सब चीज़ को खत्म कर दूंगा, मैं तो करने वाला हूं, और तुमने अपना हेल लॉट ऑफ चीज़ लगा दिया। तो अगर तुमने प्रिसाइजली कैलकुलेट करना चाहा मोमेंटम को तो उसकी पोजीशन पता है क्या हो जाएगी, इन्फिनिट हो जाएगी। मीन्स कि वो पूरे के पूरे ऑल ओवर यूनिवर्स में रहेगा। मीन्स उसकी जो एरर होती है, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट की जो एरर हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो इन्फिनिट हो जाएगी। तुम बता ही नहीं सकते हो कि वो जो पोजीशन है वो कहाँ गया। तो इस मीन्स कि एक नेचुरल फैक्ट है। आप बोलोगे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहाँ से है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज डिराइव्ड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स। ये कोई एक किसी थ्योरी से नहीं आया है, ये कहाँ से आ गई, एक एक्सपेरिमेंट्स लोगों ने किया और एक्सपेरिमेंट्स से लोगों को पता चला कि ये जो चीज़ें हैं वो होल्ड करती, एक प्रिंसिपल होल्ड करता है। तो क्वांटम मैकेनिक्स की जो सबसे फंडामेंटल प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी। वी कैन नॉट मेजर एनीथिंग टू बी प्रिसाइज इनफ। और सबसे ज़्यादा आप प्रिसाइज क्या कर सकते हैं, आप प्रिसाइज ये कर सकते हैं कि डेल एक्स और डेल पी अगर आप प्लॉट करेंगे तो आपकी जो प्लॉट आएगी वो कुछ इस तरह से आने वाली है। मान लेते हैं कि हमारी डेल पी यहाँ पे है, डेल पी एक्स डेल एक्स और दोनों इनवर्स है, तो आपका जो प्लॉट होगा वो कुछ हाइपरबोलिक टाइप आएगा। और यहाँ कहीं ना कहीं आपको एक मिनिमा मिलेगा, और वो जो मिनिमा है इन दोनों का प्रोडक्ट आपको क्या देगा, मीन्स के एक स्क्वायर टाइप का बनाएगा। तो डेल एक्स यहाँ है, डेल पी एक्स यहाँ है, ठीक है ना। इन दोनों को आप एक रेक्टेंगुलर साइज मिला, तो रेक्टेंगल का जो एरिया मिनिमम आएगा वो कब मिनिमम आएगा, और वो क्या मिनिमम आएगा, द मिनिमम इज h बार ओवर 2। तो आप क्या कर सकते हैं कि मैं कम से कम डेल्टा पी एक्स मेजर करूं, उसमें क्या है, कुछ एरर है और इसमें भी कुछ एरर है, और उन दोनों का एरर कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि उस रेक्टेंगल का जो एरिया है बस h बार बाई 2 है। और ये एक फंडामेंटल लिमिट है। ये क्या है, एक फंडामेंटल लिमिट है कि नेचर ने आपको एक ऐसा बाउंड दे रखा है कि आप
इस एज बार को जीरो नहीं कर सकते। ये आपके पास एक लिमिटेशंस है कि सिस्टम में हमेशा कुछ ना कुछ एरर्स रहेगा ही। चाहे आप नेचर को कितना भी डिग करने की कोशिश करो, वो आपको रोक रहा है अपने अल्टीमेट ट्रूथ से। आई डोंट नो, वी डोंट नो कि ये क्यों ऐसा नेचर करना चाहता है, कि नेचर जानता है कि वो क्या कर रहा है, बट आपको वो रोक रहा है कि मैं पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दूंगा। और यही लीड करता है हमें क्या, मेजरमेंट की तरफ। आप ये बोलते हैं ये मेजरमेंट से कैसे लीड कर रहा है भाई? वो प्रॉब्लम यहाँ है कि आप मेजरमेंट एक्चुअली में कैसे करते हैं। तो कोई भी जब क्लासिकल सिस्टम होता है तो हमने मीटर स्केल लिया, लाइट लिया, तो उससे हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। सपोज कि तुम्हारा जो फ्रेंड है वो तुमसे कितनी दूर है, तो तुम क्या करोगे, तुम यहाँ हो, तुम्हारा फ्रेंड यहाँ है, उसने एक लेज़र लाइट लिया, यहाँ से तुमने एक मिरर को होल्ड किया और यहाँ लाइट गई और वापस इस पे आ गई। और इसने एक स्टॉप वॉच पकड़ा हुआ था और स्टॉप वॉच से उसने देखा कि लाइट को यहाँ से फिर वापस आने में, पूरा जाके वापस आने में टाइम कितना लगा। एंड ही नो कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड ओवर टाइम होता है ना, यही होता है ना, स्पीड ओवर टाइम होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है आई थिंक, या। तो उसने जब इसको मल्टीप्लाई किया, ही नोज व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर एंड व्हाट इज द टाइम इट हैज टेकन, और उसने फिगर आउट किया कि तुम्हारी डिस्टेंस है वो कितनी है, लेट्स से इट इज 500 किलोमीटर्स एंड सो ऑन, ठीक है ना। उसके बाद जो स्टॉप वॉच है वो बहुत इनक्रेडिबल स्टॉप वॉच है। तो अब मुझे मत बोलना कि ये तो स्पीड बहुत ज़्यादा है तो ये कैसे होगा, थियोरेटिकली हम कर सकते हैं इसको, और लोगों ने फिगर आउट भी किया है। बट द प्रॉब्लम इज के मान लो कि अब मैंने तुम्हें क्लासिकल ऑब्जेक्ट से लेकर मैं तुम्हें बना दिया एक क्वांटम ऑब्जेक्ट। तुम्हें पता है कि लाइट जो है वो बनी होती है किससे, फोटोन से, जो आइंस्टाइन ने ऑलरेडी बता रखा था 1905 में, ठीक है। और फोटोन की दो कैरेक्टरिस्टिक होती है भाई, एक वेव टाइप की कैरेक्टरिस्टिक शो करता है और एक पार्टिकल टाइप की कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। तो ये तो सबसे पहली ओरिजिन थी क्या, किसकी, क्वांटम मैकेनिक्स की। ये बात भी ध्यान रखना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक बहुत ही जबरदस्त एक्सपेरिमेंट था, बहुत ही इजी बट बहुत ही जबरदस्त, बिकॉज इसने क्या कर दिया, फाउंडेशन रखता है किसकी, क्वांटम मैकेनिक्स की। तो उसके बारे में मैं अभी बात नहीं करने वाला। तो प्रॉब्लम क्या है कि मान लेते हैं कि तुम भी एक क्वांटम ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, और लेस से मैं जो एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, मैं क्लासिकल आदमी हूं, ठीक है, मेरे पास एक लेजर है और मैंने तेरे पे लेजर मार दिया और तू एक क्वांटम पार्टिकल है। लाइट जो मैं यूज कर रहा हूं वो भी क्या है, क्वांटम पार्टिकल है, लेकिन लाइट को जो मैं डिटेक्ट कर रहा हूं वो क्या है, मेरे पास तो क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना। तो बात ये है कि आज के टाइम में जो भी क्वांटम मैकेनिक्स में एक्सपेरिमेंट होते हैं वो क्लासिकल टू क्वांटम होते हैं, ठीक है, जो ट्रांजिशन होता है ना, बिकॉज हम लोग तो क्लासिकल आदमी, हमारी लैब क्लासिकल है, लेकिन चीज़ें हम क्वांटम की स्टडी करते हैं। तो वहाँ पे एक सबसे बड़ा एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है रिसर्च का, कि हम लोग सिस्टम को क्वांटम टू क्वांटम नहीं देखते हैं, हम लोग सिस्टम को देखते हैं क्वांटम टू क्लासिकल। तो क्या जो रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं वो सही है या नहीं है, बट अल्टीमेटली जो हमारी जो ज़िंदगी है वो काम कर रही है, इट मीन्स कि ये सही है, बट फंडामेंटल एरर तो है, उसके बारे में मैं अभी डील नहीं करने वाला। जब आप मेजरमेंट करने के लिए लाइट को फेंकते हो यहाँ पे, तो लाइट के पास क्या होती है भाई, वेवलेंथ होती है, इसके पास क्या होती है, मोमेंटम होती है। और आप जो इतने छोटे मोटे दुबके बंदे हो, आपकी जो मास क्या होगी, पहले बहुत ज़्यादा कम हो गई, उसके बाद आपकी एनर्जी भी क्या हो गई, काफ़ी ज़्यादा कम हो गई, ठीक है ना, इररिस्पेक्ट टू हमारे साथ हम जो क्लासिकल पार्टिकल उससे तो आपकी बहुत ज़्यादा कम हो गई। बट जो फोटोन है और आपकी जो मासेस हैं, फोटोन में तो मास क्या होती है, रेस्ट मास 0 है उसकी, ठीक है, और उसकी जो एनर्जी है मोर और लेस उतनी ही होती है, ठीक है ना, कितनी कम करोगे आप। तो हर चीज़ हम क्या करते हैं, क्वांटम मैकेनिज्म वेवलेंथ के मुताबिक मानते हैं, ठीक है, क्योंकि फोटोन्स क्या है, मेरा एक क्लासिकल पार्टिकल तो है नहीं, क्वांटम पार्टिकल है, उसकी एक वेवलेंथ होती है, उसकी एनर्जी होती है, उसकी मोमेंटम होती है। तुम्हारी भी अब क्या हो जाएगी, एनर्जी, मोमेंटम, वेवलेंथ सब कुछ होगी। तो जैसे ही फोटोन तुम्हारे पास जाएगा वो तुमसे इंटरेक्ट कर जाएगा, तो इसके पास जो मोमेंटम है वो मोमेंटम तुमको देगा। एक स्कैटरिंग वाला फिनोमेना आया, वो स्कैटरिंग फिनोमेना हो गई, तुम्हें क्या करते हैं, जिस पोजीशन पे तुम थे उसको तुमको वहां से खिसका दिया। अब तुम्हारी कोई नई भूल भुलैया क्या हो गई, पोजीशन आ गई, और वो यहाँ जिस पोजीशन पे तुमसे टकराया होगा वो यहाँ से गेट बैक हो गया, तुम्हारे पास आ गया, और मेरे को बोल दिया कि भाई जो सिस्टम है ना वो यहाँ पर है। लेकिन असल में क्या हो गया, जैसे जैसे मैंने एक्सपेरिमेंट किया वो तो यहाँ से यहाँ खिसक गया भाई। अब तो सिस्टम एक नया स्टेट ले लिया। मीन्स कि मुझे जानकारी किसकी हुई, मुझे जानकारी कि पहले सिस्टम कैसा था, लेकिन मुझे जानकारी है क्या कि अब सिस्टम कैसा है, बिल्कुल नहीं।
तो कहने का मतलब ये है कि क्लासिकल में क्या होता है, क्लासिकल में हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई चेंजेस नहीं अगर होती है तो हम बता सकते हैं सेफली कि भाई सब कुछ ठीक है। लेकिन तुम्हें ये पूछा गया कि क्या पहले जो तुम्हारा क्वांटम सिस्टम था वो एक प्योर स्टेट में था, ठीक है। अब अगर तुमसे कोई चीज स्कैटर करेगा, सपोज कि मैंने एक आग लगाई तुम्हें और आग से तुम भागने लगे, जल गए, तो अब वो तुम्हारा प्योर स्टेट तो नहीं रहा ना। उसी तरह से जब फोटोन तुमसे टकराया तो तुम्हारे अंदर एक इंट्रैक्शन हुई और तुमने अपने सारी चीजें चेंज कर ली। तो अब जो मुझे मिलेगा वो चीज क्या मिलेगा, वो प्योर तो नहीं मिला ना। वो मेरे को क्या मिला, इन दोनों ने इंटरेक्ट किया, इंटरेक्ट करके पता नहीं क्या 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 मुझे एक इन्फॉर्मेशन आया कि भाई वो ऐसा ऐसा कर रहा है। मैं मान लूं इसे? नहीं मान सकता मैं, क्योंकि मुझे प्योर चीज नहीं मिली। तो मैं कैसे मान लूं कि ये जो तुम्हारी हाइड्रोजन एटम, सपोज के मेरे पास कोई हाइड्रोजन एटम है और उसका इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है प्रोटॉन के, मैंने कोई लाइट फेंकी और बोल रहा है ये कि भाई इसका पोजीशन यहां है, तो मैं कैसे मान लूं? ये तो कोई घपला कर गया प्रोटॉन के साथ, इसने बोला कि चलो भाई दूसरा इंफॉर्मेशन भेज दे तू। अपने आप को वो हाइड कर सकता है ना, वो तो बोल सकता है मुझे क्या पता, क्वांटम लोगों के पास सेंस भी हो सकती है। वो बोलेगा एक काम कर, चल 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 निकल जा तू। तो अपने मालिक को बोल दियो कि भाई हाँ हमारा तो मैं पहले ऐसे ही था। मान सकता हूँ क्या मैं? नहीं मान सकता। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और यही क्वांटम मैकेनिक्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम क्या करते हैं, जब भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम जो सिस्टम है प्योर सिस्टम को क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। अब वो मिक्स्ड स्टेट में आता है। अब वो क्या होगा कि ये जो सिस्टम है उसमें क्या पहले बिल्कुल कुछ कोई लाइट वगैरह कुछ नहीं था, अब ये लाइट से इंटरेक्ट हो गई, सिस्टम की एक अलग ही स्टेट हो गई। अब ये मिक्स्ड स्टेट में आ गया। तो अब क्या करेंगे, हम मेजरमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं कि चलो भाई एक बीम छोड़ा ना मैं, अब मैं इसमें लाखों बीम छोड़ता हूं। लेट्स से 10⁵ बीम्स छोड़ दिया। अब 10⁵ बीम छोड़ने के बाद मुझे पता चल गया कि यार ये तो मैंने सिस्टम को बिगाड़ दिया है। चल बिगड़े हुए सिस्टम पे हम काम करना शुरू करते हैं, ठीक है। अब हम लाइट दे रहे हैं, लाइट दे रहे हैं, लाइट दे रहे हैं, लाइट दे रहे हैं। लेकिन अब तुम बोलोगे कि यार अगर ऐसे ही एकदम बिल्कुल पागलों की तरह लाइट दोगे तो क्या वो हर बार सिस्टम अपने आप को चेंज करते 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 क्या होगा, एक नया अलग अलग स्टेट में चेंज हो जाएगा, है। मतलब एक रिवर है, अगर तुम उसमें एकदम उसमें क्या करते सिक्के उछाल रहे हो, ठीक है। रिवर में तुम सिक्के फेंक रहे हो, पत्थर फेंक रहे हो। अब तुम धर से तो काफी ज्यादा मतलब एक ट्रक पत्थर फेंकना शुरू कर दिए, तो वही उसकी तो सीजन चेंज हो गई। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि उसकी एनर्जी क्या थी या फिर उसकी एनर्जी क्या ट्रू में हो सकती है, मोमेंटम क्या हो सकती है? ये तो बिल्कुल काम नहीं आएगा। ये पागलों वाली हरकत है ना, पागलों वाली। तो मैं इस पागलपंती को कैसे बच सकता हूं? इस पागलपंती से बचने का एक तरीका है कि आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे बंच ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ले लें, क्योंकि मेरे पास तो है बहुत सारे। क्या कर ले, मैंने लाखों के लाखों क्या कर दिए, हाइड्रोजन एटम्स ले लिए, और वहां पे मैं क्या कर दिया, सब पे एक एक बीम छोड़ना शुरू किया। और मैंने ये अस्यूम किया कि जो हाइड्रोजन एटम है बिल्कुल प्योर स्टेट में है। और आपको पता होना चाहिए कि एक हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम के बिल्कुल सिमिलर होता है। क्वांटम मैकेनिज्म में वो चीज़ें अलग नहीं होती। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन का जुड़वा होता है, कोई चेंज नहीं होता। कोई डीएनए वीएनए में कोई चेंज नहीं आती भाई साहब, ठीक है। इनमें कोई चेंज नहीं होती। तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से इनडिस्टिंग्विशेबल होता है, कोई लेबल नहीं लगी होती है उस पर। तो इसलिए ये मत कहना कि भाई ये हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन से सिमिलर तो नहीं हो सकता, भाई सिमिलर होता है। और हमने ये मान लिया कि जैसी ये हाइड्रोजन एटम है वैसी ये हाइड्रोजन एटम, वैसी ये हाइड्रोजन एटम है। एट द सेम टाइम हमने क्या कर दिया, बीम्स फेंकना, इन लाखों एटम्स पे बीम फेंकना शुरू कर दिया। और फिर बीम फेंक के ये स्कैटर होकर हमारे पास आया। तब हमने क्या किया, हमने देखा कि बस एक ही बार मैं देखना चाहता हूं कि ये अपने मिक्स्ड स्टेज में चला गया। बट जो भी इंट्रैक्शन की बात हुआ तो हम ये समझते हैं कि वो जो इंट्रैक्शन था वो काफ़ी माइन्यूट था। लेट्स फॉरगेट अबाउट इट और देखते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आती है। और वहाँ से हम देखते हैं इसकी एनर्जी कितनी होगी, मोमेंटम कितनी होगी। और ये जो माइन्यूट सा एरर था वो एरर कितना है, एटलीस्ट वो जो एरर होगा वो काफ़ी ह्यूज आएगा। तो वो जो एरर है हम चाहते हैं मिनिमाइज करते रहें। और वही जो एरर है ना, वही एरर हम क्लोज करते हैं डेल्टा एक्स, डेल्टा पी एक्स, डेल्टा ई, ठीक है, डेल्टा टाइम, ये सब एरर के लिए है। और हम मिनिमाइज करके ये कहना चाहते हैं कि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी मिलके एरर अप्रॉक्सीमेटली एच के बराबर आए, एच बार के बराबर आए, ये अप्रॉक्सीमेटली एच बार के बराबर आए, ताकि हम ये कह सकें कि हमारी जो एक्सपेरिमेंट हुई काफ़ी अच्छे से हुई है और हमारा एरर जो है इसके बहुत क्लोज आया है। हम पूरा प्योर तो क्लोज जा नहीं सकते, इसके क्लोज आया है। और हैंस जो हमारा सिस्टम है वो मोर और लेस इसी तरह का होगा। तो आपने क्या सीखा इसमें
कि हम चीज़ों को क्लासिकल में एक बार करते हैं एक्सपेरिमेंट, 2 बार करते हैं, 3 बार करते हैं, इनफ होता है। यहाँ पे लाखों बार रिपीट करना पड़ता है और उसके बाद हमें यहाँ पे एवरेज वैल्यू लेनी पड़ती है इन सब की, ठीक है ना। उसके बाद हमें देखना पड़ता है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ता है टू फाइंड द एरर। और ये सब जो एवरेज आप निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, ये बेसिकली क्या है, ये आपकी स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो जो भी आप क्वांटम मैकेनिक्स करते हैं, हमने क्वांटम मैकेनिक्स को किससे मर्ज कर दिया है, स्टैटिस्टिक्स से मर्ज कर दिया है। तो जो भी हम मेजरमेंट करेंगे वी आर इंटरप्रेटिंग थ्रू द स्टैटिस्टिक्स, और तब वहां से हम इसकी फिजिकल मीनिंग देते हैं कि हमारे पास चीजें हो रही वो ऐसी हो रही। तो समझ आया। और यही खेल होता है क्वांटम मैकेनिक्स में। तो आज हमने बात किया कि कैसे वो क्लासिकल मैकेनिक्स से डिफरेंट है और किस तरह से मेजरमेंट्स होती है। तो आई होप ये क्लियर हो जानी चाहिए। पार्ट 2 में हम इसकी स्टडी करेंगे कि अगर चलो मैंने मान लिया कि चीज़ें होती है, तो अब इसकी मैथमेटिक्स कैसे लिखी जाए, इसका फ्रेमवर्क कैसे तैयार किया जाए, कैसे हम चीज़ों को करते हैं। जैसे सबसे पहला जो एविडेंस आया था, फोटोन्स तुम्हारे पार्टिकल नेचर का भी हो सकता है, फोटोन्स और वेव नेचर का भी होता है, ठीक है। तो हम इन दोनों को कैसे हम फिगर आउट करें, ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को वैलिड करता है, इसे हम किस तरह से अपने चीज़ों में लेके आएँ, कैसे हम इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल सकते हैं इसके, जहां पे हमें ये बताएगा कि भाई इसकी कोई ट्रेजेक्ट्री नहीं होती है। इन सब चीज़ों के बारे में हम पार्ट 2 में एनालाइज करेंगे और उसका नाम देंगे हम श्रोडिंगर इक्वेशन, जो एक ग्रांड इक्वेशन है। और वहाँ हम बात करेंगे एक वेव फंक्शन के बारे में, और वेव फंक्शन से हम जो हमें लीड करेगा, और फिर हम वहाँ इंट्रोड्यूस कराएंगे कि कैसे हम एवरेज चीज़ों को निकालते हैं, है ना, किस तरह से हम स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट को वेव्स के साथ निकालते हैं और फिर हम उसके इंटरप्रिटेशन को करते हैं, कैसे हम इंटरप्रेट करेंगे उन रिजल्ट्स को। इंटरप्रिटेशन इज सिग्निफिकेंट इन फिजिक्स। इफ यू आर वर्किंग ऑन सम थ्योरी, द ग्रेटेस्ट पार्ट इज इंटरप्रिटेशन। हाउ डू यू इंटरप्रेट समथिंग। तो आई होप आपको मज़ा आएगा, और मज़ा नहीं आया तो कोई बात नहीं, ये सीरीज़ मैं कंटिन्यू करूंगा और कुछ टाइम तक ये कंटिन्यूएशन होगी। अगर डिफरेंट सीरीज़ भी आपको देखनी है, क्लैपनेट पे सीरीज़ बनी हुई है, ग्रिफिथ्स के इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पे सीरीज़ बनी हुई है, और मैं बता देता हूँ कुछ बुक्स जो आपको मदद करेंगी क्वांटम मैकेनिक्स को अच्छे से समझने के लिए। वो हैं आपकी ऑब्वियसली ग्रिफिथ्स हैं, बहुत सारे अवेलेबल बुक्स हैं, ग्रिफिथ्स हैं। आपको एक जेटली काफ़ी अच्छी मिलेगी, जेटली, नूरुद्दीन जेटली, ठीक है ना। स्पेलिंग बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो रही है मेरी, कोई बात नहीं, स्पेलिंग मतलब नहीं रखता, मतलब रखता है कि आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरा साथ ना छोड़ें, तभी हमारी गाड़ी आगे बढ़ेगी। चले मिलते हैं अगली वीडियो में।